आप सबका स्वागत है हमारे चैनल कॉमर्स जुगाड़ पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और बता दूँ मैं भी अच्छा हूँ। आज हम लेकर आए हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th एनसीईआरटी की बुक से। अच्छा, मैंने बताया था आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर इस बुक के अंदर 5 चैप्टर होंगे। 1 2 3 4 स्टार्टिंग वाले 4 आप लोगों को लर्न करने हैं और लास्ट वाला चैप्टर जो होगा उस वो तो आपको वैसे ही हो जाएगा लर्न। क्योंकि उसके अंदर आप लोगों को जो प्रोजेक्ट फाइल बनानी होती है प्रैक्टिकल वाली, वो बनानी होती है, जिससे आप लोगों को वैसे याद हो जाएगा वो। ठीक है, तो आप लोगों को ये 4 चैप्टर याद करने हैं। 4 चैप्टर में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आप लोगों को चैप्टर के लास्ट में इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होते हैं, इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनके बारे में डिस्कस करूँगा। तो आप लोग पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। और हाँ, आप लोग चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट फ्रॉम हमारी बुक्स। यस, आओ आप लोग। तो आपके सामने ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं? विकास। विकास विकास मतलब क्या? डेवलपमेंट क्या होगा? देखो, एक मैन्युफैक्चरर अपनी लिमिट से ज़्यादा प्रोडक्शन कर देगा तो उसके लिए क्या है? वो डेवलपमेंट है। एक बच्चा जो अपनी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नंबर ले आएगा, या जो लास्ट ईयर जो नंबर लेके आया था उससे बढ़िया नंबर ले आएगा, तो उसके लिए क्या हो गया? वो डेवलपमेंट। एक आदमी जो पैसे कमा रहा है वो लास्ट ईयर से ज़्यादा कमाएगा, या जो उसकी एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंग कमा लेगा, इसका मतलब क्या हुआ? वो डेवलपमेंट है उसका। मेरे लिए अगर मेरे चैनल पे आप आए हो, इसके अगर 1000 सब्सक्राइब पूरे करवा दोगे आप, तो मेरे लिए वो क्या है? डेवलपमेंट है। तो डेवलपमेंट की डेफिनेशन का मतलब तो ये होता है कि आप कुछ वो अचीव कर रहे हैं जो आपने सोचा है, या वो अचीव कर रहे हैं जो लास्ट टाइम से बेटर आप इस बार कर रहे हैं, वो आपके लिए क्या है? डेवलपमेंट है। लेकिन दिक्कत ये है कि डेवलपमेंट की डेफिनेशन सब लोगों के लिए अलग अलग होती है। भाई, एक चीज़ मेरे लिए डेवलपमेंट है, वही दूसरे आदमी के लिए डेवलपमेंट नहीं है वो। भाई, मेरा गोल है ना चैनल को मोनेटाइज करने का, मेरे लिए डेवलपमेंट है। दूसरा आदमी जिसको यूट्यूब को नहीं नॉलेज है, वो बोलेगा ना क्या फालतू का डेवलप किया, कोई डेवलपमेंट हुआ? मतलब एक आदमी के लिए जो डेवलपमेंट हो सकता है, दूसरे के लिए वो डिस्ट्रक्शन हो सकता है, या दूसरे के लिए वो डेवलपमेंट नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि डेवलपमेंट की डेफिनेशन सब लोगों के लिए सेम ही हो। एक आदमी को वो डेवलपमेंट लगता है, दूसरे को नहीं लगता है। एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मैं आपसे पूछता हूँ कि देश को डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहिए? आप लोग बोलेंगे, कुछ लोग बोलेंगे कि सबकी इनकम बढ़ जाए तो डेवलपमेंट है। कुछ लोग बोलेंगे इनकम नहीं, सब लोगों का रहन सहन, जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़ जाए, लोगों की हेल्थ सिस्टम बढ़ जाए। कोई बोलेगा एजुकेशन सिस्टम हमारा इम्प्रूव हो जाए। सबके लिए डेवलपमेंट अलग अलग होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डेवलपमेंट नहीं है, डेवलपमेंट है वो, लेकिन सबके नज़रिए में अलग अलग है वो। तो इसका कोई स्टैंडर्ड, कोई मेजरमेंट कोई बनाया क्या गवर्नमेंट ने इसके बारे में? ये सब आप देख सकते हैं टेबल में कि एक लेबर के लिए डेवलपमेंट तब होगा उसको ज़्यादा इनकम मिल रही होगी। ऐसे ही अलग अलग जो फार्मर्स हैं, जो जो अलग अलग देश के जो अलग अलग लोग हैं, उनके लिए सबके लिए अलग अलग डेवलपमेंट होता है। ये बात हमारी हो गई। ठीक है, तो अभी हम आगे चलते हैं। इसके अंदर देखो बताया इसने आगे, डेफिनेशन भी दे रखी है। डिफरेंट पर्सनस हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। देखो ये रहा। ठीक है, एंड टू वाट में भी डेवलपमेंट फॉर वन में नोट भी डेवलपमेंट फॉर अदर्स। एक के लिए जो डेवलपमेंट होता है वो दूसरे के लिए जरूर नहीं है डेवलपमेंट होना। इट मे बी इवन भी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर्स। दूसरे के लिए वो डेवलपमेंट नहीं होकर के डिस्ट्रक्शंस भी हो सकता है। ठीक है, यस। अब हम आगे बात करते हैं कि डेवलपमेंट दो टाइप के होते हैं। एक तो मेटेरियलिस्टिक, एक होता है नॉन मेटेरियलिस्टिक। मेटेरियलिस्टिक का मतलब मेटेरियल में जब डेवलपमेंट हो, आपको लगता है कि आपको घर, बंगला, गाड़ी मिल जाए, आपके लिए डेवलपमेंट हो गया वो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे जॉब सेटिस्फेक्शन चाहिए, मुझे मज़ा, मुझे संतुष्टि चाहिए, मुझे मतलब अच्छा लगना चाहिए, पैसे की बात नहीं है, पैसे कम मिल जाए मुझे, मतलब वो होता है नॉन मेटेरियल्स। जब सपोज आपको सैलरी ज़्यादा मिल रही है, इसका मतलब ये क्या हुआ? मेटेरियलिस्टिक। अगर आपको सैलरी ज़्यादा नहीं मिली लेकिन आपकी पोस्ट बढ़ा दी, अभी आपको हर कोई मैनेजर बोल रहा है, जी सर बोल रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है? नॉन मेटेरियलिस्टिक। यानी इसके अंदर पैसा नहीं बढ़ा आप लोगों का, लेकिन आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल रहा है, ये होता है नॉन मेटेरियलिस्टिक।
डेवलपमेंट, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। आगे देखो इसने बताया इनकम एंड अदर गोल्स। एक आदमी नॉर्मल जो ह्यूमन होता है उसके जो गोल होते हैं उसके अंदर देखो, एक तो ये होता है कि उसको ज़्यादा पैसा मिले। दूसरे को हो सकता है ना कि वो पैसा नहीं चाहिए, बताया मैंने आपको नॉन मेटेरियलिस्टिक के अंदर कि उसको पैसा नहीं चाहिए ज़्यादा, लेकिन कम से कम उस वो जो चाह रहा है, जैसे घर के पास उसको जॉब मिलेगी वो कम में काम करने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसको अच्छा लग रहा है, वो सबके आसपास के लोगों से मिल रहा है, इसका मतलब उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, एक दूसरी जगह दूर चला जाएगा वो, तो उसको वहाँ पे रहने खाने का खर्चा लग जाएगा, वहाँ पे उसको खुद के काम करने पड़ेंगे सारे, वरना घर से काम करवाता है वो सारे। ऐसे करके उसको जान पहचान के लोग भी नहीं मिलेंगे। हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज कोई मिस्टर राम है जो अपने घर के पास जॉब उसे मिल रही है, तो वो कम कम में करने के लिए तैयार हो जाएगा, जबकि वही जॉब उसे दूसरी जगह, जहाँ दूसरी जगह कोई दूसरी एरिया में जाके मिल रही है, वहाँ पे वो ज़्यादा चार्ज करेगा। क्यों? क्योंकि एक तो उसे वो उसका मनपसंद एरिया नहीं है, वहाँ का वर्किंग एटमॉस्फेयर उसके समझ का नहीं है। वर्किंग एटमॉस्फेयर में हो सकता है ना कि उसके फ्रेंड भी नहीं होंगे, वहाँ पे उसे सारा काम खुद करना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न होते हैं कि अकेली इनकम मायने नहीं रखती है, उसके लिए आपको अदर्स गोल्स के ऊपर भी सोचना पड़ता है कि आपको अगर इनकम ज़्यादा मिल रही है तो आपको बाकी एटमॉस्फेयर आपके मनपसंद का नहीं मिलने वाला है, यानी आपका जो नॉन मटेरियल जो डेवलपमेंट है वो फिर कम होएगा, उसके लिए आप काम नहीं कर पाएंगे। तो ठीक, इनकम वाला गोल भी इम्पोर्टेंट होता है, साथ साथ में जो अदर गोल्स होते हैं जैसे बताया मैंने आपको नॉन मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट, वो भी इम्पोर्टेंट होता है। तो दोनों का जहाँ मिक्सचर, जहाँ पे ठीक काम करता है एक इंसान, उस एटमॉस्फेयर में उस सैलरी पे काम करने के लिए एग्री हो जाता है, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। आगे इसने बताया नेशनल डेवलपमेंट के बारे में। नेशनल डेवलपमेंट, एक देश का डेवलपमेंट कब होगा, कैसे होगा? आप बताओ मुझे, एक देश का डेवलपमेंट कैसे हो सकता है? जब एक देश के नागरिक ज़्यादा पैसे कमाएंगे तब, या एक देश के नागरिक ज़्यादा खुश रहेंगे, ज़्यादा हैप्पी रहेंगे तब। तो दोनों ही कंडीशंस अलग अलग होती है। देखो इसके लिए गवर्नमेंट ने मेजरमेंट के तरीके बनाए हैं कुछ, इसमें लिखा हुआ है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सन्स कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कन्फ्लिक्टिंग नेशंस ऑफ ए कंट्रीज डेवलपमेंट। ओके, तो चलते हैं हम आगे। आगे इसने बता रखा है देखो कि हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स अलग। अच्छा एक बात बताओ, आपने बोला कि कैसे डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट के हिसाब से हमने देख लिया कि कहाँ पे कुछ जगह पे हम अदर गोल पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं, कुछ जगह पे हम इनकम पे ज़्यादा डिपेंड रहते हैं। तो अब अलग अलग देशों को या अलग अलग स्टेट्स, एक देश में बहुत सारे स्टेट्स होते हैं, तो अलग अलग स्टेट्स को हम कंपेयर कैसे करें? हम कैसे बोलें कि हमारे इंडिया में बिहार सबसे गरीब है और महाराष्ट्र सबसे अमीर है? हम कैसे बोल सकते हैं ये बात? हम कैसे बोल सकते हैं कि इंडिया बहुत ही रिच कंट्री है और बाकी दूसरा कोई देश जो बहुत गरीब होगा, बांग्लादेश या लाइक दैट हो कोई? तो ये कैसे, किस, इसका मेजरमेंट कैसे होएगा? हम इस बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि अलग अलग देशों के गोल भी अलग अलग हो सकते हैं। जैसे इंडिया का गोल है ना, इंडिया का यही है कि हाँ हम लोग शांति से रहें, बाकी सब शांति से रहें। हमारे देश हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का भी ऐसा ही कुछ डेवलपमेंट गोल है कि वो वहाँ पे वो बंदूक वाले डिस्काउंट वाले लोगों को वहाँ पे ज़्यादा अपने अपने यहाँ पे शरण दे, ज़्यादा उन लोगों को डेवलप करवाए। चाइना का भी गोल ऐसा ही कुछ है। चाइना क्या चाहता है? चाइना चाहता है कि वो अपनी ज़मीन के साथ साथ बाकी देशों की ज़मीन के ऊपर भी कब्जा कर ले। तो सब देशों के अलग अलग गोल हैं अपने, उनके हिसाब से उनका डेवलपमेंट वो है, ठीक है। अलग अलग देश या अलग अलग स्टेट्स के मेजरमेंट के लिए, डेवलपमेंट मेजरमेंट के लिए वर्ल्ड बैंक ने अपना एक आइडिया दिया। वर्ल्ड बैंक ने बोला कि पर कैपिटा इनकम निकालो आप। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है एवरेज इनकम। एवरेज का मतलब एक देश के टोटल जो सिटीजन होते हैं उनकी टोटल इनकम को आप डिवाइड कर दो नंबर ऑफ पीपल से, तो आ जाती है पर कैपिटा इनकम। उसको हम एवरेज इनकम भी बोलते हैं, ठीक है। तो एवरेज इनकम निकाल दो आप या पर कैपिटा इनकम निकाल दो आप। एक तरीका तो ये होता है, वर्ल्ड बैंक ने ये बताया था। एक दूसरा एक यूएनडीपी है, अच्छा उसने भी ये बताया था, उसने ये बताया था कि सिर्फ पर कैपिटा इनकम एक मेजरमेंट, अच्छा मेजरमेंट नहीं है, काफ़ी नहीं है ये। इसके लिए आपको और भी बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा कि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, वहाँ का लिटरेसी लेवल कैसा है, वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, ये सब भी देखना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ दे भी रखा है कि देखो ये वी कंपेयर द एवरेज इनकम विच इज़ टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाई इट्स टोटल पॉपुलेशन। द एवरेज इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम, इसको हम पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं। उसके आगे देखो इसने बता रखा है कि अभी 2024 में जो ये मेजरमेंट का तरीका आया था,
2024 में जो ये मेजरमेंट के हिसाब से इन्होंने जो मेजरमेंट किया था, देखो उसने बताया, लेकिन आप लोग देख सकते हो कि इंडिया यहाँ पर जो इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है वो $11,000 पर एनम है। यानी इंडिया ना तो अंडर डेवलप्ड में आता है, ना ही डेवलप्ड के अंदर आता है, यानी इंडिया आता है डेवलपिंग देशों में। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। आगे एवरेज इनकम के बारे में बता रखा है, मैंने बता दिया। एवरेज इनकम मतलब टोटल इनकम को डिवाइड कर देंगे हम नंबर ऑफ पॉपुलेशन से, तो आपकी निकल जाएगी पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम। ठीक है, एवरेज इनकम हम लोग निकाल लेंगे। आगे आती है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। बताया मैंने आपको कि वो जगह जहाँ पर इनकम ज़्यादा है लोगों की, ये डेवलप्ड की बात तो नहीं है खाली। देखो इसके लिए आपको एक टेबल दे रखी है, टेबल के अंदर दिखा रखा है कि हरियाणा की इनकम देखो आप, पर कैपिटा इनकम 3,25,000 सबसे ज़्यादा किसकी है, हरियाणा की दिखा रखी है यहाँ पे टेबल के अंदर, 3 स्टेट के अंदर। ठीक है, लेकिन अभी हम आगे बात करेंगे तो आगे देखो आप 1.4 टेबल में हरियाणा की जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, इन्फेंट का मतलब क्या होता है, छोटा सा बच्चा, 1.5 साल का बच्चा, वहाँ पे उनकी मोर्टेलिटी रेट, उससे छोटा बच्चा मतलब वहाँ की मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, मतलब छोटे बच्चों की मृत्यु दर ज़्यादा है। देखो 1,000 बच्चे जब पैदा होते हैं हरियाणा में तो उसमें से 28 मर जाते हैं, जबकि केरला में 1,000 बच्चे पैदा होते हैं सिर्फ 6 ही मरते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये हरियाणा का हेल्थ सिस्टम अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, इनकम तो ज़्यादा है लेकिन हेल्थ सिस्टम बढ़िया नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हरियाणा का डेवलपमेंट है नहीं। पर कैपिटा इनकम होने से ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होता है, बता दिया मैंने आप लोगों को। इसका मतलब हरियाणा लिटरेसी, अच्छा हरियाणा का लिटरेसी रेट देखो आप, हरियाणा का लिटरेसी रेट है 17-18 में 82, जबकि केरला का कितना है 94% है। इसका मतलब केरला की पर कैपिटा इनकम कम है लेकिन वहाँ का लिटरेसी रेट ज़्यादा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है। ये एक अच्छा सिग्नल है, मतलब कि वहाँ पर लोग एजुकेशन पे, हेल्थ सिस्टम पे खर्चा कर रहे हैं ज़्यादा केरला में, जबकि हरियाणा में लोग कमा तो रहे हैं लेकिन वो एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ सिस्टम है इनके ऊपर ज़्यादा खर्चा नहीं हो पा रहा है। यानी इसका मतलब वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। दोनों ही बातें जहाँ पे मिक्स होंगी वहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट माना जाता है। आपके एक टॉपिक और आता है BMI, बॉडी मेजरमेंट इंडेक्स। जनरली हम मोटे हैं, पतले हैं, या बहुत ज़्यादा पतले हैं, बहुत ज़्यादा मोटे हैं, ये जानने के लिए हमारा मेजरमेंट होता है बॉडी का, वो उसका एक फॉर्मूला होता है। आप जब अपने वेट को डिवाइड करेंगे आप हाइट में, हाइट होती है मीटर स्क्वायर में, हाइट होती है मीटर के अंदर जब आप उसको डिवाइड करेंगे, यानी आप सपोज आपका जो वेट होगा वो केजी में होगा, तो अब जब केजी वाले वेट को जब आप मीटर में डालकर नीचे डिवाइड करेंगे तो उससे आपका निकल जाएगा BMI इंडेक्स। उसका फॉर्मूला होता है वेट डिवाइड में हाइट को स्क्वायर, हाइट होती है मीटर में, उसका स्क्वायर। ठीक है, तो आप उसको सपोज कोई मिस्टर एक्स है, उसका वेट है 100 केजी यानी 100 किलो वजन, उसका ऊपर आ गया 100, नीचे उसके आप लिखो मीटर में, सपोज उसकी हाइट है 2 मीटर, तो आप उसको 2 मीटर का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। 100 को डिवाइड करोगे 4 से, 100 को डिवाइड करोगे जब आप 4 से, तो आ जाएगा 25 आपका क्या आ गया, BMI आ गया। अब ये कैसे पता चलेगा कि आप अंडर वेट हैं या अंडर न्यूरिश्ड हैं, ओवर वेटेड हैं, तो बताता हूँ आप लोगों को। जब आपका BMI 18 से कम आता है, 18 से कम आता है तो आप हैं अंडर नरिश्ड, यानी आपको पूरा पोषण नहीं मिल पा रहा है। अगर आपका ये जो BMI आता है ये 25 से ज़्यादा आता है, इसका मतलब आप क्या हैं, ओवर वेटेड है। क्या है ये, ओवर वेटेड है। सपोज हमने जो एग्जांपल लिया उसमें 100 की जगह हम 120 केजी ले लेते हैं। कोई मिस्टर मोटू है जो जिसका वजन है 120 किलो, उसकी हाइट सपोज 2 मीटर में उसकी हाइट है, तो 2 मीटर को हम जब डिवाइड करेंगे तो 2 की स्क्वायर हो जाएगी, 4 से डिवाइड करेंगे, 120 को हम 4 से डिवाइड किया तो 30 आया। BMI कितना आया, 30 मतलब 25 से ज़्यादा आया, 25 से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, वो क्या है, ओवरवेटेड है। अच्छा, 18 से लेके 25 के बीच में अगर आपका BMI आ रहा है, इसका मतलब आप क्या है, ठीक है, आप नरिश्ड है, मतलब आपने मतलब ठीक ठीक चल रहा है आपका, ठीक है, आपका बॉडी एकदम एवरेज के हिसाब से सही चल रहा है।
ठीक है। हम बात करेंगे HDR के बारे में, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में। जनरली ये जो रिपोर्ट क्या बताती है कि लोग जो जी रहे हैं, लिविंग स्टैंडर्ड उनका जो भी है वो कैसा है, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी है, मतलब अभी मतलब लोग कितने साल तक उम्मीद करें जीने की। इसने बताया कि 70, अभी हमारे प्रेजेंट में 70 ईयर्स है, 70 साल तक हम जब तक इंसान एवरेज जीता है, ठीक है। उसके बाद अगर जी रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है। उससे पहले अगर वो नहीं जी पाए तो इसका मतलब वो बुरा हुआ उनके साथ में, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये पहले जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट था एट द टाइम ऑफ कॉलोनियल पीरियड, जब अंग्रेजों की गुलामी के दौरान, ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी ये 33 ईयर्स थी। यानी हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा हेल्थ सिस्टम इतना बेकार था कि हम 33 साल तक अगर कोई जी रहा है तो हम ये मान लेते थे कि ठीक है उसने अपनी लाइफ जी ली है, ठीक है। यानी अभी उसके बाद इम्प्रूव हुआ है, अभी 70 ईयर्स है, लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होना बाकी है चीज़ों के अंदर, ठीक है। तो हम आगे बात करते हैं, देखो एक पब्लिक फैसिलिटी के अंदर एक बात और आती है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट भी टॉपिक आपके लिए बता दूँ मैं, आपके इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही टॉपिक है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट इस तरीके से हो जिससे कि वो लगातार चलता रहे। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है लगातार निरंतर चलता रहे, यानी आपने जो काम किया उससे डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए कि आपकी फ्यूचर जनरेशन, आने वाली जो जनरेशन है उनको बिना कोई लॉस हुए आप लगातार आपका जो डेवलपमेंट चलता रहे। यानी सपोज पहले आप ये बताओ मुझे पेट्रोल कहाँ से मिलता है, बोल मत देना पेट्रोल पंप से, वरना मैं यहीं बैठे बैठे मुंडी दबा दूंगा आप लोगों की। अच्छा, मतलब पेट्रोल आप ज़मीन से निकाल रहे हैं, और वो पहले आपने एक छोटी मशीन लगा रखी थी उससे आप पेट्रोल कम निकालते थे। अब आप सब जानते हैं कि पेट्रोल एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, यानी एक लिमिट के बाद में वो ख़त्म हो जाएगा ज़मीन से मिलना। अब आपने पहले ज़मीन से कम निकालते थे, अभी आपने बड़ी मोटर लगा ली, बड़ी आपने मशीन लगा ली, उससे आप ज़्यादा निकाल रहे हैं, तो वो डेवलपमेंट है क्या? नहीं, डेवलपमेंट नहीं है वो। आप क्या कर रहे हैं, आप जो नेचुरल रिसोर्सेज है जो नॉन रिन्यूएबल है उसको आप ख़त्म करने के लिए लगे हुए हैं। यानी जो प्रॉपर्टीज़, जो नेचुरल रिसोर्सेज आपको अपने पूर्वजों से मिले हैं, क्या आप अपनी आने वाली पीढ़ी को वो रिसोर्स दे पा रहे हैं? अगर नहीं दे पा रहे हैं इसका मतलब आपने उन रिसोर्स का क्या कर लिया, मिसयूज़ कर लिया। आपने उनका ज़्यादा यूज़ करने से उन लोगों को वो चीज़ नहीं मिल पा रही है। यानी इसके अंदर आपको यही पढ़ना है कि हमें डेवलपमेंट इस तरीके से करना है जिससे कि डेवलपमेंट इस डेवलपमेंट से आपकी आने वाली पीढ़ी को कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, उनको कोई नुकसान ना हो, ठीक है। जनरली देखो इसके अंदर हमने बताया नेचुरल रिसोर्स दो टाइप के होते हैं, एक तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एक होते हैं नॉन रिन्यूएबल। आप लोगों ने 8th 9th में खूब पढ़ा है। तो हमें ज़्यादा यूज़ रिन्यूएबल रिसोर्सेज का करना है जिससे कि हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को सेव कर सकें फ्यूचर जनरेशन के लिए। यस, तो ऐसे करके ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है शायद, मुझे लगता है। देखते हैं अपन इसमें आगे कुछ है क्या। बस इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ गया, अब इसमें कुछ और नहीं, इसमें खाली नेचुरल रिसोर्स के बारे में बता रखा है, ठीक है। तो ऐसे करके आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट सवाल है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि वर्ल्ड बैंक ने मेजरमेंट क्या दिया। वर्ल्ड बैंक ने जो मेजरमेंट दिया है वो दिया आपको पर कैपिटा इनकम का, ठीक है। साथ में यूएनडीपी ने क्या मेजरमेंट दिया डेवलपमेंट का। यूएनडीपी ने बोला कि पर कैपिटा इनकम काफ़ी नहीं है, उसके लिए आप लोगों को हेल्थ सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, लिविंग स्टैंडर्ड, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, वो सब चीज़ें देखनी पड़ेगी, तभी आप डेवलपमेंट बोल सकते हैं। अच्छा, इसमें एक सवाल ये आता है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट इस तरीके से हो जिससे कि आने वाली पीढ़ी को उसका नुकसान ना झेलना पड़े, ना वहन करना पड़े। इस चैप्टर में बता दिया, देखो वर्ल्ड बैंक का मेजरमेंट का तरीका बता दिया मैंने, पर कैपिटा इनकम का था, जबकि यूएनडीपी का और भी चीज़ों का साथ में। अच्छा, एक सवाल आता है एवरेज इनकम की लिमिटेशंस का। लिमिटेशंस क्या है एवरेज इनकम की? आपने एवरेज तो निकाल लिया, किसी की इनकम 1 लाख है, किसी की इनकम 1000 भी है, तो जो असमानताएं हैं इसके अंदर, जो डिस्पैरिटीज़ हैं, उनको एवरेज इनकम क्या करती है, ख़त्म कर देती है। इनकम 1000 है और किसी की इनकम 1 लाख है, दोनों में जो असमानताएं हैं उनको इसने क्या करा, एवरेज कर दिया। अब पता नहीं चल पा रहा ना कि किसकी इनकम ज़्यादा है, किसकी कम है, कौन ज़्यादा सफ़र कर रहा है, किसको ज़्यादा बेयर करना पड़ रहा है, कौन हेल्प के लिए एलिजिबल है, किसको हेल्प नहीं करनी है, सबके लिए होता है। अच्छा, एक इसमें सवाल ये जो 9 नंबर सवाल है, इश्यू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, एक ये भी इंपॉर्टेंट है कि
आपकी जो सस्टेनेबिलिटी है वो डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, इसमें जो कौन से इश्यू हैं उनके बारे में पूछ रही है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको इसमें ज़्यादा 3-4 क्वेश्चन जो होते हैं मैन जनरली वो इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी तो आपको ऐसी बात नहीं है कि मैंने आपको बता दिया सिर्फ आपको वही पढ़ना है, वो लेस इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको पढ़ना तो है ही है। ऐसा नहीं कि बाद में आप बोलोगे कि सर आपने ये तो इंपॉर्टेंट बताया नहीं था, उसमें से सवाल आ गया। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि पेपर लीक नहीं कर रहा, मैं बता नहीं रहा कि तुम लोगों को कहाँ से क्या आ रहा है, मैं तुमको इंपॉर्टेंट की बता रहा हूँ। जब तुम पढ़ने की बात करो तो जो इंपॉर्टेंट सवाल है उनको तुम ज़्यादा प्रायोरिटी दो पढ़ने के लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से आज हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये चैप्टर पसंद आया होगा। आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। अच्छा, मैं आपको बताया था मैंने इस फील्ड में नया हूँ तो बहुत सारी मिस्टेक मुझसे होंगी, आप उनको अवॉइड कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कहाँ कहाँ क्या मिस्टेक हुई है, जिससे कि मैं आने वाली वीडियोज़ में उनको इम्प्रूव कर सकूँ। ओके, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट भी करना। ठीक है।